हेलो फ्रेंड। तो केमिस्ट्री जेनरिक का एग्ज़ाम अभी चल रहा है और उसके दौरान सेकेंड जेनरिक सेमेस्टर का एग्ज़ाम आप लोग का 2 तारीख को है। तो 2 तारीख को जो होने वाला है उसके लिए केमिस्ट्री जेनरिक का इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शंस आप सभी के बीच में लेके आया हूँ, जो कि 10 से 12 नेमिंग रिएक्शन से क्वेश्चंस 2 लॉन्ग क्वेश्चंस आप लोग को यहाँ से देखने को मिलेगा। तो चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है एलिमिनेशन रिएक्शन। तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता क्या है? तो एलिमिनेशन रिएक्शन होता है एलिमिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड हेलोजन फ्रॉम अल्काइल हैलाइड व्हेन हीटेड विथ एल्कोहलिक सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड और या फिर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू गिव एल्कीन इज कॉल्ड डीहाइड्रोहेलोजिनेशन रिएक्शन, या फिर इसी को हम लोग एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो देखिए किसका एलिमिनेशन हुआ? हाइड्रोजन या तो हेलोजन का हुआ। किससे हुआ? तो अल्काइल हैलाइड से हुआ इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड टू गिव इथीन, फिर उसको कह सकते हैं एल्कीन। तो नेक्स्ट रिएक्शन से नेमिंग रिएक्शन हेस लॉ। तो हेस लॉ क्या होता है? टोटल इंथैल्पी चेंज, जिसको हम लोग डिनोटेड करते हैं डेल एच से, ऑफ अ रिएक्शन इक्वल टू द सम ऑफ ऑल इंथैल्पीज चेंजेज अकरिंग इन ईच स्टेप ऑफ द रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि जो टोटल इंथैल्पी चेंज होता है, जो डेल एच होता है, वो जितना भी सारा इंथैल्पी होता है वो सबका सम होता है। जैसे अगर H1 है, H2 है, तो सबका वो क्या होगा? समेशन होगा, डेल H1 डेल H2। देखिए क्या होगा? पहला रिएक्टेंट होगा, प्रोडक्ट है और एक इंटरमीडिएट्स है। तो यहाँ से यहाँ तक जो जाता है उसको हम लोग स्टेप वाइज करें। तो यहाँ से यहाँ जाएंगे, पहला डेल H1, उसके बाद फिर डेल H2। तो ये इसका जो सम होगा वो टोटल डेल H के सम के बराबर होगा। तो उसको हम लोग कहते हैं हेस लॉ। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन से आइसोथर्मल रिएक्शन। तो आइसोथर्मल में क्या होता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो देखिए डिफिनेशन है, इन आइसोथर्मल सिस्टम व्हेन द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट सच टाइप ऑफ सिस्टम इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। जैसे कि क्या होता है, P1 V1 T1 है और P2 V2 T1 है। इसमें क्या है, T1 आप लोग को दिख रहा है कांस्टेंट है। तो इसमें टेम्परेचर जब कांस्टेंट होता है तो उस प्रोसेस को हम लोग आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं, क्योंकि ये आइडियल गैस का फॉर्मूला होता है। आइडियल गैस का फॉर्मूला क्या होता है? नेक्स्ट आपका है आइसोबारिक प्रोसेस। तो आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है कि प्रेशर कांस्टेंट होता है। तो इन आइसोबारिक प्रोसेस प्रेशर रिमेन्स कांस्टेंट। अगर हम प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर ले रहे हैं पहला और दूसरा, तो उसमें जो प्रेशर रहेगा वो केवल कांस्टेंट रहेगा, बाद बाकी वॉल्यूम और टेम्परेचर दोनों का चेंज हो जाएगा। उसी तरह से नेक्स्ट आपका स्टेटमेंट है आइसोकोरिक प्रोसेस का। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्या होता है? वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। तो इन आइसोकोरिक प्रोसेस वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्रेशर वॉल्यूम और टेम्परेचर दो ले रहे हैं तो उसमें जो वॉल्यूम है वो दोनों सब्सटेंस का सेम रहेगा, मतलब कांस्टेंट रहेगा, और चेंज क्या होगा? प्रेशर और टेम्परेचर दोनों का चेंज होगा। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस इज अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस दैट अकर्स विदाउट एनी हीट ट्रांसफर बिटवीन अ सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग। तो देखिए इस तरह से है। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है ल्यूकास टेस्ट। तो ल्यूकास टेस्ट क्या होता है? तो इसका हम लोग यूज करते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल को डिस्टिंग्विश करने में। तो ल्यूकास टेस्ट इज यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन प्राइमरी, secondary and tertiary alcohol. It is done by using solution of anhydrous zinc chloride in concentrating HCl, जिसको हम लोग कहते हैं ल्यूकास रिएजेंट। तो पहला देखिए 3 डिग्री है, 3rd डिग्री एल्कोहल है, इसको हम लोग जिंक क्लोराइड और HCl के रिएजेंट से हीट करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? एक वाइट टर्बिटरी एपियस इमीडिएटली मिल जाएगा, मतलब ये डायरेक्टली मिल जाता है, इसमें ज़्यादा लेट नहीं होता। दूसरा है सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल देखिए इस तरह है। सेकेंडरी एल्कोहल जो ये 2 डिग्री है, इसको भी वही जिंक क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में जब हम लोग रिएक्ट करेंगे तो इससे जो वाइट टर्बिटरी एपियस मिलेगा, ये 5 से 10 मिनट का टाइम इंटरवल लेगा और उसके बाद ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा। अगला है 1 डिग्री। तो 1 डिग्री एल्कोहल में जब जिंक क्लोराइड और HCl के साथ रिएक्ट करेंगे तो इसमें कोई भी में क्या होता है कि नो रिएक्शन एट रूम टेम्परेचर टर्बिटरी एपियस ऑन हीटिंग द सॉल्यूशन। तो इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होता है रूम टेम्परेचर पर। नेक्स्ट आपका नेमिंग रिएक्शन है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है?
A Friedel-Crafts reaction is an organic coupling reaction involving an electrophilic aromatic substitution that is used for the attachment of substituents टू एरोमेटिक रिंग्स। तो देखिए ये बेंजीन है, इसका अटैचमेंट किसके साथ हुआ, एक असाइलेशन हुआ और एक अल्काइलेशन हुआ, जो कि ये दोनों फॉर्म हुआ इस पर। तो देख लीजिए आप लोग, देखिए कुछ इस प्रकार से इसका मैकेनिक्स है। और फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन जो कि लॉन्ग क्वेश्चंस में भी आता है, तो आप लोग देख सकते हैं इसका क्वेश्चंस लॉन्ग में पूछता है फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन क्या होता है और उसका मैकेनिज्म निकालने बोलता है। तो देखिए आप लोग इसको अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। और इसका फॉर्मेशन देखिए, मैकेनिक्स सबसे पहले इलेक्ट्रोफाइल का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट स्टेप में उसको क्या होता है, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता है बेंजीन रिंग में और फॉर्म करता है कार्बो एनायन फॉर्म करता है। और लास्ट में जो है प्रोटॉन का लॉस होता है, देखिए कुछ इस प्रकार से। और उसके बाद हम लोग को मिलता है एसिटोफेनॉल। अगला एक इम्पोर्टेंट नेमिंग रिएक्शन है रीमर-टिमन रिएक्शंस। तो ये कौन सा रिएक्शन होता है, तो दिस रिएक्शन इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ फेनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉलोड बाय द एसिड हाइड्रोलाइसिस सैलिसल्डिहाइड इज फॉर्म्ड। तो इसमें क्या होता है, जब हम फेनॉल को क्या करते हैं, तो जब हम फेनॉल को क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये क्या फॉर्म होता है, सैलिसल्डिहाइड फॉर्म होता है, जो कि एक मेजर प्रोडक्ट के फॉर्म में होता है। नेक्स्ट रिएक्शन है गटरमैन-कोच रिएक्शन। तो गटरमैन-कोच रिएक्शन क्या होता है, जब हम बेंजीन या फिर उसका डेरिवेटिव को ट्रीट करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ, किसके प्रेजेंस में, तो अनहाइड्रस एल्युमिनियम के प्रेजेंस में, तो वो फॉर्म करता है बेंजल्डिहाइड, ठीक ना। तो उसी को हम लोग स्टेटमेंट पर किस तरह से लिखेंगे कि व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विथ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्युमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड उसको कहते हैं, इट गिव्स सब्स्टिट्यूटेस बेंजल्डिहाइड। देखिए ये आपका बेंजीन है, इसको जब हम एनहाइड्रस Cl3 के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो फिर हम लोग को बेंजल्डिहाइड मिल जा रहा है। नेक्स्ट नेम रिएक्शन है आपका अस्कोटेन-बॉमन रिएक्शन। तो अस्कोटेन-बॉमन रिएक्शन क्या होता है, व्हेन फेनॉल इज ट्रीटेड विथ बेंजोइल क्लोराइड, फेनॉल जो है बेंजोइल क्लोराइड के साथ जब ट्रीट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके प्रेजेंस में, एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड के प्रेजेंस में, टू गिव फेनाइल बेंजोइड देता है, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। दिस रिएक्शन इज नॉन एज बॉमन रिएक्शन। इसमें क्या हुआ, फेनॉल को हम लोग बेंजोइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किए इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो हम लोग को क्या मिला, फेनाइल बेंजोइड मिला, जिसको हम लोग कहते हैं ईस्टर। नेक्स्ट है आपका नेमिंग रिएक्शन पीएच स्केल। तो देखते हैं पीएच स्केल होता क्या है। पीएच स्केल को देखने से पहले हम लोग देखते हैं कि पीएच होता क्या है। तो पीएच होता क्या है, तो पीएच जैसा कि आप देख रहे हैं इसका पूरा नाम होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ये क्या होता है, पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द हाइड्रोजन आयंस एक्टिविटी इन अ गिवन सॉल्यूशंस। और जो इसका रेंज जो होता है पीएच का, वो 0 से लेकर 14 तक होता है। तो पीएच क्या है, नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन। तो देखिए देखते हैं हम लोग पीएच स्केल क्या होता है। तो पीएच स्केल क्या है, तो सिंस पीएच ऑफ वाटर इज 7, वाटर का जो पीएच होता है वो क्या होता है 7, एंड वाटर इज न्यूट्रल, वाटर क्या है, न्यूट्रल है, क्योंकि 7 जो जिसका भी पीएच होता है वो न्यूट्रल होता है। दैट इज ऑल सच सॉल्यूशन विच आर न्यूट्रल मस्ट हैव पीएच वैल्यू 7। मतलब वैसा सभी सॉल्यूशन जिसका जो पीएच 7 होता है वो सारा का सारा क्या है, न्यूट्रल है। देन इट इज एसिडिक एंड द सॉल्यूशन, तो एसिडिक कब होगा, जब पीएच वैल्यू, द सॉल्यूशन विच पीएच वैल्यू इज लेस देन 7, वैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू जो है 7 से कम हो उसको हम लोग एसिडिक कहेंगे। वैसा सॉल्यूशन जिसका पीएच वैल्यू जो है 7 से ज़्यादा हो तो उसको हम लोग बेसिक कहेंगे, और जो 7 हो उसको हम लोग न्यूट्रल कहेंगे। और ये जो पीएच वैल्यू है उसको जब हम एक अरेंजमेंट के साथ रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। तो क्या है, दिस
कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय स्केल, एक स्केल के फॉर्म में जब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सारा वैल्यू को, तो वैसा स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। उसमें क्या होता है कि हम लोग 0 से लेकर 14 तक का नंबर लेते हैं और एक बीच में 7 रहता है, इधर 7 से कम है और ये 7 से ज़्यादा है। तो ये जो 7 है ये आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल। और वाटर का जो पीएच होता है यही 7 होता है, और 7 से कम अगर हो तो उसको हम लोग कहेंगे एसिडिक, और 7 से जो ज़्यादा होता है उसको हम लोग कहते हैं बेस। तो ये जब तीनों वैल्यू का जो फॉर्मेशन होता है जिस स्केल में, उसी स्केल को हम लोग पीएच स्केल कहते हैं। अब है आपका बफर सॉल्यूशन। तो बफर सॉल्यूशन होता क्या है? अ सॉल्यूशन विच कैन रेसिस्ट द चेंज इन इट्स पीएच वैल्यू। वैसा सॉल्यूशन जो रेसिस्ट करता है उसका पीएच वैल्यू को चेंज करने के लिए। कब? तो बाय एडिंग अ स्मॉल अमाउंट ऑफ एन एसिड या फिर बेस। जब हम लोग उस पर ऐड करते हैं कोई भी स्मॉल अमाउंट में एसिड या बेस को, उसी को हम लोग बफर सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे CH3COONH4+, इसको हम लोग क्या कहते हैं? अमोनियम एसीटेट। इसका जो कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है बफर सॉल्यूशंस का? तो इट हैज़ डेफिनेट पीएच वैल्यू। इसका जो पीएच वैल्यू होता है वो डेफिनेट होता है। सेकेंड पॉइंट है पीएच रिमेन्स अनचेंज आइदर कीपिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। पीएच क्या होता है? अनचेंज होता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पीएच ऑफ बफर सॉल्यूशन स्लाइटली चेंज ऑन एडिंग ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। पीएच जो बफर का जो पीएच सॉल्यूशन होता है, बफर सॉल्यूशन का जो पीएच होता है वो कुछ चेंज होगा। कब होगा? जब हम लोग स्ट्रॉन्ग एसिड या फिर स्ट्रॉन्ग बेस जब ऐड करेंगे उस पर, तब वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है कॉमन आयन इफेक्ट। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या होता है? द सप्रेशन ऑफ आयनाइजेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट बाय स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैविंग कॉमन आयन इज कॉल्ड कॉमन आयन इफेक्ट। में क्या होता है कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जब सप्रेशन उसका किया जाता है, तो उसमें जो कॉमन आयन होता है वो दोनों में सेम होता है, तो वैसा इफेक्ट को हम लोग कॉमन आयन इफेक्ट कहते हैं। इसमें बेसिकली स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट में आयनाइजेशंस का सेपरेशन करता है। जैसे कि सोडियम क्लोराइड है और वो उसको जो हम लोग ब्रेक करते हैं तो वो Na+ और Cl- में ब्रेक होता है, ठीक ना। और दूसरा है HCl का जब ब्रेक होता है, डिसोसिएट होता है, तो H+ और Cl- में ब्रेक होता है। यहाँ देखिए Cl- जो है वो आपका कॉमन है, ठीक ना। क्या हुआ? ड्यू टू कॉमन आयन इफेक्ट ऑफ Cl- द सोल्युबिलिटी ऑफ NaCl डिक्रीजेज। क्या डिक्रीज हो गया? NaCl जो है वो डिक्रीज कर गया। अगला है आपका डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, दोनों सेम ही है। तो इसमें क्या होता है? इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक सिंबल अल्फा। इसको हम लोग ग्रीक सिंबल अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन को, और ये डिफाइन होता है, इट इज़ डिफाइंड एज फ्रैक्शन ऑफ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगो डिसोसिएशन टू टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इसमें किसका रेशियो होता है? तो अगर हम लोग अल्फा ले रहे हैं डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, तो ये होता है जितना भी मॉलिक्यूल्स का नंबर्स होता है वो टोटल में से कितना डिसोसिएट कर रहा है। मतलब यहाँ होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अंडरगोइंग डिसोसिएशन। जितना नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट कर रहा है वो कितना में से कर रहा है, मतलब नीचे टोटल होगा, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और उसमें से कितना मॉलिक्यूल्स का नंबर्स जो है डिसोसिएट हो रहा है, वैसा रेशियो को हम लोग डिग्री ऑफ आयनाइजेशन या फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कहते हैं। नेक्स्ट है पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। क्या होता है? पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट में होता है बेसिकली उसमें कन्वर्जन होता है। पिनाकोल जिसको 1,2-डायोल कहते हैं, वो या तो कीटोन में कन्वर्ज हो जाए, चेंज हो जाए, या फिर अल्डिहाइड में। तो वैसा जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट कहते हैं। और ये किसके प्रेजेंस में होता है? तो एसिड के प्रेजेंस में होता है। देखिए इसका डेफिनेशन किस तरह से है? द कन्वर्जन ऑफ पिनाकोल जिसको हम लोग 1,2-डायोल कहते हैं टू कीटोन या फिर अल्डिहाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड एज अ कैटलिस्ट इज नॉन एज पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ये देखिए आपका पिनाकोल है, ठीक ना, जो कि 1,2-डायोल है। 1 में भी अल्कोहल है, 2 में भी अल्कोहल है, तो ये 1,2-डायोल है। इसको जब हम एसिड कैटलिस्ट के साथ
करते हैं, क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, तो हम लोग का क्या फॉर्म होता है, तो कुछ इस प्रकार से पिनाकोलन फॉर्म हो जाता है। नेक्स्ट है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर क्या होता है, तो द प्रोडक्ट ऑफ मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम या फिर हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन एट गिवन टेम्परेचर इन प्योर वाटर इज कॉल्ड आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। इसमें किसका प्रोडक्ट होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम जिसको हाइड्रोजन आयन कहते हैं और हाइड्रोक्साइड आयन, जब दोनों का कंसंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता है और वो दिया हुआ टेम्परेचर पर होता है, तो वैसा आयनिक प्रोडक्ट को हम लोग आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर कहते हैं और इसको डिनोटेड करते हैं KW से। तो KW से डिनोटेड करते हैं, तो ये किसका किसका प्रोडक्ट होता है, तो कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इनटू कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट होता है इसी को हम लोग कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। नेक्स्ट नेमिंग रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है कि वैसा रिएक्शन जो कि कुछ सब्स्टिट्यूट करते, मतलब चेंज करते। तो दोज रिएक्शन इन विच द फंडामेंटल ग्रुप्स ऑफ वन केमिकल कंपाउंड इज सब्स्टिट्यूटेड बाय अनदर ग्रुप, मतलब कोई दूसरा ग्रुप के हेल्प से जो वो चेंज करता है अपने आप को, वैसा केमिकल कंपाउंड को हम लोग कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो रिएक्शंस उसमें फॉर्म होता है। और इसको हम लोग दूसरे नाम से रिप्लेसमेंट रिएक्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें बेसिकली क्या होता है, कुछ ना कुछ रिप्लेस हो जाता है। एग्जाम्पल जैसे हम लोग मीथेन ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4। उसमें जब हम क्लोरीन को के साथ ट्रीट करते हैं और किसके प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में, तो सनलाइट को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं H से। तो जब H सनलाइट के प्रेजेंस में जब हम क्लोरीन के साथ मीथेन का रिएक्ट करते हैं तो हम लोग को मिलता है क्लोरोमीथेन। तो इसमें क्या हुआ, हाइड्रोजन का जो है सब्स्टिट्यूशन हो गया और फॉर्म क्या बना, क्लोरोमीथेन बना। नेमिंग रिएक्शन है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। तो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट क्या होता है, तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ concentration of ions of solute raised to the power of their stoichiometry coefficient, और इसको हम लोग डिनोटेड करते हैं KSP से। एग्जाम्पल्स में दो एग्जाम्पल्स है इसका, AlCl3 एल्युमिनियम क्लोराइड। तो इसको जब हम लोग ब्रेक करेंगे तो Al3+ और Cl- में ब्रेक होगा, तो इसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, एल्युमिनियम का कंसंट्रेशन और क्लोरीन का कंसंट्रेशन का प्रोडक्ट। उसी तरह से दूसरा है MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड क्या, उसको जो ब्रेक करेंगे तो Mg2+ और Cl- में ब्रेक होगा, तो उसका जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट होगा वो कुछ इस प्रकार से होगा, कंसंट्रेशन ऑफ मैग्नीशियम इंटू कंसंट्रेशन ऑफ क्लोरीन। तो अगर आप लोग इतना नेमिंग रिएक्शन करते हैं तो आप लोग का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है, आप लोग 2 क्वेश्चंस कंप्लीट लॉन्ग बना के आइएगा। तो आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। तो थैंक यू।